अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, एक नया सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं 6th सेमेस्टर का, बीएस नर्सिंग का। ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज से हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत करेंगे। इसको यूनिट बाय यूनिट इसको कवर करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या। सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हमारा ये सब्जेक्ट किस बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है? मेंटल, जैसे आप फिजिकल हेल्थ के बारे में जानते हैं, हम जिसे आम ज़बान में जिस्मानी सेहत कह सकते हैं। जब एक शख्स सेहतमंद होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो अपना चलना-फिरना, भागना-दौड़ना और अपने दिन भर के काम जो है, जिस्मानी काम, फिजिकल काम, वो उन्हें ठीक तरीके से कर सकता है। इसे हम फिजिकल हेल्थ कहते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या हुई? मेंटल हेल्थ ये हुई कि जो हमारे मेंटल से रिलेटेड काम है, हमारे माइंड से रिलेटेड काम है, टास्क्स हैं या जो भी डेली लाइफ़ की हमारी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, जो कुछ भी हम माइंड से करते हैं, वो सब कुछ अगर नॉर्मली हो रहा है, तो हम उसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। अब मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि हम पर छोटी-मोटी मुश्किलें आ जाती हैं, जैसे हम फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस भी हम पर आ जाता है। लेकिन एक अगर हेल्दी माइंड है, तो वो उस स्ट्रेस को, उस डिप्रेशन को या उस छोटे से स्ट्रेस को, जो इतना लंबा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, जैसे हम कह सकते हैं एक स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, तो उसको वो हैंडल कर सकता है, एक हेल्दी माइंड। तो इसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, जिसमें एक माइंड जो है वो अपने नॉर्मल मेंटल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि वो सोच सकता है ठीक तरीके से, वो फील कर सकता है, वो बिहेव कर सकता है डेली लाइफ में। इसके अलावा छोटे-मोटे इम्बैलेंसेस को भी वो बर्दाश्त कर सकता है, जैसे किसी भी स्ट्रेस को या फिर किसी भी तरह के मतलब गम को या फिर किसी भी छोटी-मोटी मेंटल प्रॉब्लम को वो हैंडल कर सकता है, तो इसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। अब मेंटल इलनेस क्या है? जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल इलनेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। इसी तरह मेंटल इलनेस में भी हमारा माइंड जो है वो मेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक तरीके से। अब अगर तो ये शॉर्ट टर्म हो और हमारा माइंड इसको कंट्रोल कर लेता है, तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में, मतलब ये क्रोनिक इलनेस रहती है, अगर एक लंबे टाइम तक हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को, उस मेंटल स्ट्रगल को, उस मेंटल स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकता, तो इसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। उस मेंटल इलनेस की वजह से एक माइंड के थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर सब कुछ खराब हो जाता है। पूरी डेली लाइफ की रूटीन खराब हो जाती है। जैसे मान लें कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बिलाल की। अब बिलाल एक खुश और एक एनर्जेटिक लड़का हुआ करता था, एक स्टूडेंट था जो बहुत खुश होता था और एनर्जेटिक रहता था। लेकिन कुछ महीने गुज़रने के साथ-साथ उसका अचानक से हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म होता गया। वो ना तो ठीक से खाना खाता था, ना वो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ ठीक तरीके से बात करता था और रोज़ वो एकदम होपलेस फ़ील करता था, जैसे उसकी सब उम्मीदें खत्म हो गई हैं आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए। सबने कोशिश की कि किसी तरह उसकी इस प्रॉब्लम को बातचीत के साथ ठीक किया जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पाई। वो हर वक़्त डिप्रेशन और इस तरह की एक इलनेस की कैफ़ियत उस पर तारी रहती थी उसके माइंड पर। ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसे वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता, तो इसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं, जिसमें एक माइंड अपने नॉर्मल मेंटल फंक्शंस को जब परफॉर्म नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म तक, और वो अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को खो देता है, जो नॉर्मल थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और बिहेवियर है, तो वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। इसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। सिंपली मेंटल इलनेस मतलब हमारा माइंड नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा। बात करते हैं डिफरेंस की, कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में फ़र्क क्या है? अब आप सिंपली इसको एक एक ब्रिज की एग्जांपल से हम समझते हैं। ब्रिज जैसे एक दरिया के ऊपर हम पुल देखते हैं। अब मेंटल हेल्थ का मतलब है एक ऐसा पुल जो मजबूत है, जो ताकतवर है, जो अपने ऊपर से गाड़ियों को, लोगों को गुजरते हुए बर्दाश्त कर सकता है। अब उसके अंदर छोटी-मोटी लचक होती है। उसके अंदर जब ज़्यादा उसके ऊपर वज़न पड़ता है तो वो थोड़ा-सा बेंड हो जाएगा, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है। तो ये एक अच्छे पुल की निशानी है, एक अच्छे ब्रिज की निशानी है। वो मजबूत है ब्रिज। वो वज़न को बर्दाश्त कर सकता है, लोगों का गुज़रना, गाड़ियों का, तो इसे हम एक मज़बूत ब्रिज कहते हैं। सेम मेंटल हेल्थ भी इसी तरीके से काम करती है। अब मेंटल इलनेस को अगर हम ब्रिज की एग्ज़ाम्पल से लें, तो ब्रिज कोई ऐसा ब्रिज आप इमेजिन करें जो बिल्कुल टूटा-फूटा है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ऊपर से भारी वज़न का गुज़रना। इसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं कि एक पुल टूट-फूट का शिकार हुआ है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, तो इसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। उसको एक रिपेयर की ज़रूरत है, फंक्शनल होने के लिए,
उस ब्रिज को, उस टूटे-फूटे ब्रिज को। मेंटल इलनेस भी ठीक ऐसे ही है, एक मेंटली इल पर्सन को उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन्स की या फिर ट्रीटमेंट केयर की ज़रूरत है उसको ठीक होने के लिए। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें ग्लोबल लेवल पर साइकियाट्रिक नर्सिंग की, तो काफ़ी टाइम पहले तक साइकियाट्रिक नर्सिंग की कोई ख़ास इसको समझा नहीं जाता था, इसको मेडिकली इतना इस पर फ़ोकस नहीं था। अगर हम बात करें एंशिएंट बिलीफ्स की या अर्ली केयर की, जो 17वीं सदी से पहले का वक़्त था, उस वक़्त साइकियाट्रिक नर्सिंग नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी सबसे पहले। और इसको तो बल्कि ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं समझा जाता था। जो लोग मेंटली इल होते थे उन्हें अक्सर अ, ऐसे ऐसा समझा जाता था जैसे इन पर कोई शैतानी ताकतों का कोई साया है, जैसे इसके अंदर कोई जिन भूत घुस गए हैं। इस वजह से उन लोगों को फिर ठीक करने के लिए भी उस वक़्त के लोग बे दर्दनाक प्रोसीजर से गुज़ारते थे। अब उन दिनों उस वक़्त में अक्सर एक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता था जिसे ट्रीपेनेशन कहते हैं, जिसमें एक पेशेंट की, एक मेंटली इल पर्सन की स्कल में ड्रिल्स किए जाते थे। इसके अलावा एक्सोर्सिज़्म जिसमें प्रीस्ट्स या पादरी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं या जो भी उस वक़्त के रिलीजियस लोग होते थे, वो किसी तरीके से जिन भूत को जो वो समझते थे कि ऐसा कुछ है, उन्हें भगाने की कोशिश करते थे। इस तरह से कोई ख़ास फ़ोकस साइंटिफ़िक नॉलेज ना होने की वजह से साइकियाट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ केयर का उस वक़्त नामो-निशान नहीं था। फिर बात करते हैं द राइज़ ऑफ असाइलम्स की। 17वीं सदी से 18वीं सदी तक असाइलम्स की शुरुआत हुई। अब असाइलम एक ऐसे ख़ास इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिकली मेंटली इल लोगों को रखते हैं। ये एक समझ लें कन्फाइनमेंट होता है जैसे हम अ, कोविड के दिनों में सुनने में आ रहा था कि पेशेंट्स को जो कोविड के पेशेंट थे उन्हें हम अलग कर देते थे। जिसे हम आइसोलेशन कर देना जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से असाइलम्स बनाए जाते थे जिनमें उन मेंटली इल लोगों को वहाँ पर एडमिट किया जाता था। अब वजह मसला ये था कि जो शुरू के असाइलम्स थे, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें तो 1656 में पेरिस में सबसे पहले एक असाइलम बनाया गया था जिसे हॉस्पिटल जनरल डी पेरिस का नाम दिया गया था। ये कन्फाइनमेंट इंस्टीट्यूट था, एक कन्फाइनमेंट मतलब एक कैदखाना ही था मेंटली इल लोगों के लिए। अब जो शुरू में असाइलम्स बनाए गए थे उनकी हालत कोई काफ़ी ठीक नहीं थी। उसमें काफ़ी बुरी हालत होती थी उन असाइलम्स की। वहाँ पर काफ़ी तंग जगह होती थी, ठीक तरीके से खाना-पीना नहीं दिया जाता था और उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी तरह फिर 1751 में यूएस के पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल में असाइलम्स बने। तो शुरू में जो असाइलम्स बने उन्होंने कोशिश की किसी तरह मेंटली इल लोगों को हेल्प करने की, लेकिन ये काफ़ी इनह्यूमेन थे। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की काफ़ी वायलेशंस होती थी। यहाँ पर कोशिश की जाती थी इनको आइसोलेट करने की मेंटली इल लोगों को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसके बाद मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जब वहाँ के जो मकामी रिफॉर्मिस्ट थे, जब मतलब वहाँ के हेल्थ केयर से जुड़े लोगों ने देखा कि कैसे मेंटली इल लोगों को यहाँ पर बेदर्दी से रखा जाता है, उनके साथ कोई ख़ास अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो उन्होंने रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की, मतलब चीज़ों में बदलाव लाने की, चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश की, आवाज़ उठाई। इसमें फ़िलिप पिनेल एक फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट का नाम हिस्ट्री के पन्नों में लिखा है, जिसने 1793 में ह्यूमेन ट्रीटमेंट को प्रमोट किया ताकि इन मेंटली इल लोगों के लिए एक सेफ और एक ह्यूमन राइट्स को वायलेशन ना करने वाला एक ऐसे इदारे बनाए जाएँ जहाँ पर इनको इनको रिहैबिलिटेट किया जा सके मेंटली इल लोगों को। इसके अलावा इंग्लैंड के विलियम क्यूक जो बिज़नेसमैन थे, इन्होंने भी इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। 1841 में एक यूएस नर्स ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जद्दोजहद की कि अपनी स्टेट में ऐसे मेंटल हॉस्पिटल्स को कायम किया जाए। इसके बाद साइकियाट्रिक नर्सिंग की शुरुआत होती है लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक। इस वक़्त से साइकियाट्रिक नर्सिंग को एक अलग स्कोप, एक अलग फ़ील्ड समझा जाने लगा। इस वक़्त लोगों को एक ज़रूरत फ़ील हुई कि साइकोलॉजिकली इन लोगों के लिए हमें उनके लिए कुछ रिसर्च करनी चाहिए, उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर 1882 में लिंडा रिचर्ड्स जो थी, वो सबसे पहली साइकियाट्रिक नर्स थी, जिन्होंने साइकियाट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी, यूनाइटेड स्टेट्स के मैकलियन हॉस्पिटल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भी साइकियाट्रिक नर्सिंग के कोर्सेज़ की शुरुआत की थी 1913 में। इस तरह से इस वक़्त के बाद साइकियाट्रिक नर्सिंग की बर्थ मतलब उसका जन्म हुआ, जब रिफॉर्मिस्ट्स ने, जब मेडिकल फ़ील्ड से, हेल्थ केयर की फ़ील्ड से जुड़े लोगों ने इसको इसको एक इसके अंदर एक रिफ़ॉर्म लाए, इसके अंदर इस्लाहात लाए, चीज़ों को ठीक किया,
नई चीज़ों को ऐड किया ताकि मेंटली इल लोगों के लिए साइकोलॉजिकली जो इल पेशेंट्स थे, उनकी हेल्प की जा सके, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा सके। इसके बाद हमारे मॉडर्न वक़्त की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी में, जब बायोलॉजिकल और मेडिकल एडवांसमेंट्स के ज़रिए मेडिकली इल लोगों को के लिए साइंटिफिक, मतलब जिन चीज़ों का साइंटिफिक लॉजिक था, उन चीज़ों के साथ उनकी हेल्प लेके हमने उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए। इस वक़्त सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1935 में एक इटालियन साइकियाट्रिस्ट ने एक नई थेरेपी प्रपोज़ की जिसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, जिसमें एक पेशेंट के ब्रेन से इलेक्ट्रिक करंट्स को गुज़ारा जाता था, उसकी मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन 1950s में एक रेवोल्यूशनरी ड्रग ड्रग की डिस्कवरी होती है जिसे क्लोरप्रोमाज़ीन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम थोराज़ीन भी है। इस रेवोल्यूशनरी ड्रग के बाद मेंटली इल लोगों के लिए ट्रीटमेंट में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि इस ड्रग से पहले उनके साथ काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर्स किए जाते थे उनको ठीक करने की कोशिश में। लेकिन ये ड्रग जो था, ये एक रेवोल्यूशनरी थिंग थी, एक रेवोल्यूशनरी चीज़ थी, जिसने जो एक इनकलाब ले आई ऐसे साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स के लिए, जिसने उनकी काफ़ी हेल्प की उनको रिकवर होने में। उसके बाद शुरुआत होती है मॉडर्न साइकियाट्रिक नर्सिंग की, हमारी 21st सेंचुरी में। इसमें ज़्यादातर फोकस हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर था और हम एडवोकेट करते थे मेंटल हेल्थ को। इसमें फिर मुख्तलिफ हम टेक्निक्स को यूज़ करने लगे, जिसमें साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और साइकोफार्माकोलॉजी, मतलब हम ड्रग्स का भी इस्तेमाल करने लगे, जो खैर 1950 से जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब तक हम इसको एक उरूज पर ले चुके थे। साइकोफार्माकोलॉजी जो इन पेशेंट्स को ठीक करने में काफ़ी की रोल जिसने अदा किया। इसके अलावा हमने डिजिटल मीडिया को यूज़ करके, टेलीफ़ोन का यूज़ करके भी लोगों को अवेयरनेस दी कि ये मेंटल इलनेसेस जो है, इनको कैसे डील किया जाए, मेंटली इल लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की साइकियाट्रिक नर्सिंग की पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान की शुरुआत से पहले प्री पार्टीशन एरा में, मतलब 1947 से पहले के वक़्त में लाहौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसे आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ या PIMH के नाम से हम जानते हैं, जो 1900s में बनाया गया था। ये पहला पाकिस्तानी रीजन में ये पहला साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन था जिसने मेंटली इल लोगों को ठीक करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कोशिश की। इसके बाद शुरू होती है पोस्ट पार्टीशन स्ट्रगल्स। पाकिस्तान बनने के बाद जो स्ट्रगल्स की गई साइकियाट्रिक नर्सिंग की फील्ड में, इसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को पास किया गया 1956 में, ताकि इसी तरह से इनके लिए बजट मखसूस किया जा सके। मेंटली लोगों को, मेंटली जो इन लोग हैं उनकी हेल्प के लिए एक अलग से कोई बजट निकाला जाए, उनके लिए काम किया जाए। तो इस पर एक ऑर्डिनेंस को साइन किया गया था 1956 में। इसके बाद एक्सपेंशन की गई साइकियाट्रिक नर्सिंग की। TNC ने इंट्रोड्यूस किया साइकियाट्रिक नर्सिंग को एक सब्जेक्ट की तरह नर्सिंग की एजुकेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कर सकें, हम अपने स्टूडेंट्स को इस फील्ड के मुतालिक, और लोगों को डेवलप कर सकें कि वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को आगे चलकर डील कर सकें, ऐसे पेशेंट्स को मैनेज कर सकें। इसके अलावा इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि कराची में साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स बनाए गए, जिसका नाम कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। फाउंटेन हाउस लाहौर बनाया गया, जिसने साइकियाट्रिक सर्विसेज को मजीद एक्सपेंड किया। 2001 में पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके जो पुराने कॉलोनियल टाइम्स के जो लॉज थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान के इस नए मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ने, जो 2001 में प्रपोज किया गया। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई 2000 से लेकर अब तक 2025 तक, जिसमें काफ़ी अवेयरनेस दी गई गवर्नमेंट्स की जानिब से, ताकि ये जो स्टिग्मा है, ये जो शर्म है, जो मेंटली इन लोगों के लिए महसूस की जाती है, तो उसको किसी तरह कम किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि ये भी एक बायोलॉजिकल, एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि इनको शर्म की नज़र से देखने की। हम बात करते हैं पर्सनल एंड कल्चरल परसेप्शंस की और वैल्यूज़ और बिलीफ्स की, कि कैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से हमारे पर्सनल, कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीफ्स कैसे इनको डील करते हैं। अब काफ़ी टाइम पहले तक मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स थी, इनको अब तक भी इनको काफ़ी लोग मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह इनको डील करते नहीं हैं, ना तो इनको समझते हैं। वो समझते हैं कि इनको वो अपनी-अपनी सोच के मुताबिक कुछ और नाम देते हैं। इसकी वजह हो सकती है पर्सनल एक्सपीरियंस, कल्चरल नॉर्म्स भी। अक्सर कल्चर्स जो हैं, जैसे आप
पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में देखेंगे तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता। उनको उनको या तो इग्नोर कर दिया जाता है या मिसअंडरस्टूड किया जाता है या फिर बिल्कुल ही उनको शर्म की नज़र से देखा जाता है तो वो उनको दबा देते हैं। तो ये चीज़ें असर करती हैं, ये सब पर्सनल वैल्यूज़, कल्चरल परसेप्शंस, वैल्यूज़, बिलीफ्स, तो ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर कैसे डील करते हैं, हम अब इसको आगे चलकर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पर्सनल परसेप्शंस की कि कैसे वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर अफेक्ट करते हैं, तो हम बात करते हैं सेल्फ स्टिग्मा एंड डिनायल की। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले तो एक सेल्फ स्टिग्मा और डिनायल की कैफियत है यहाँ पर। डिनायल मतलब वो मानना ही नहीं चाहते कि अगर कोई पर्सन मेंटली इल है तो उसको मेंटली इल समझा जाए। लोग उसको दूसरी चीज़ों से जोड़ने लग जाते हैं या जो खुद लोग भी ऐसी चीज़ों का शिकार हैं, वो कोशिश नहीं करते कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ या कोई भी मेडिकल मतलब किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से वो रुजू करें, बल्कि वो उसको समझते हैं कि शायद ऐसा बुरा लगेगा अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो इस तरह एक सेल्फ स्टिग्मा मतलब एक शर्म लोगों पर छाई हुई है कि वो इस चीज़ को मानना नहीं चाहते। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं एक मेडिकल प्रॉब्लम, तो इसको ठीक नहीं करना चाहते। इसको हम एट्रिब्यूट कर सकते हैं पर्सनल वीकनेस से। जो लोग ऐसी ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी या स्ट्रेस, वो अक्सर इसको अपनी कमज़ोरी समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी विल पावर में, उनकी मेंटल पावर में कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। फ़ियर ऑफ लेबल्स एंड डिस्क्रिमिनेशंस, हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसे लोगों को हम वैसे ही काफ़ी तंग करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको उल्टे-सीधे नामों से पुकारते हैं जैसे पागल, बेवकूफ़ या कमज़ोर कहना। तो इस वजह से भी उन लोगों पर एक एक फ़ियर ऑफ लेबल की वजह से भी वो कोशिश नहीं करते कि किसी मेडिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएँ। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स जैसे जहाँ पर मुकाबला चल रहा हो, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स एक-दूसरे को इस चीज़ के लिए काफ़ी ताने देते हैं या काफ़ी बुरा-भला कहते हैं, अगर वो किसी एक के बारे में जान लें कि वो मेंटली इल है। तो इस तरह ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस अक्सर हमारे यहाँ ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम रिलीजियस चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे समझते हैं कि अगर कोई मेंटली इल है, तो इसकी वजह उसका उसके ईमान की कमज़ोरी हो सकती है या फिर उसके ऊपर कोई जिन्नात या कोई शैतानी ताकतों का साया हो सकता है। जिसकी वजह से उस मेडिकल प्रॉब्लम को, उस मेंटल प्रॉब्लम को कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की जाती। अगर कोशिश की जाती है, तो उसको गलत चीज़ों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स अबाउट मेंटल हेल्थ। अब अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी जो पाकिस्तानी या जो साउथ एशियन सोसाइटी है, ये एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी का मतलब है या कलेक्टिविस्ट कल्चर का मतलब है, जिसमें हम कलेक्टिव रहते हैं, एक फैमिली बनकर रहते हैं। जबकि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, वहाँ पर वो फ़ोकस करते हैं इंडिविजुअल पर, वो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पर, वो ये समझते हैं कि मैं अगर हूँ, तो मैं अकेला, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ कोई मसला है, तो वो मेरे अकेले के साथ है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए उसको सॉल्व करने की। लेकिन ऐसा हमारी जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। हमारी कलेक्टिविस्ट कल्चर में ऐसा समझा जाता है कि अगर हमारी फैमिली में कोई मेंटली इल पर्सन है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो इल है या जो जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उसे एक शर्म की तरह महसूस करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो वो कोशिश करते हैं उस चीज़ को दबाने की, उस चीज़ को ज़ाहिर ना होने देने की, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को कभी ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती, बस उसको दबाया जाता है। इसकी वजह स्टिग्मा है, शेम है सोसाइटी में, क्योंकि उसको एक शर्म की निगाह से देखा जाता है, एक एक नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, एक मेंटली इल पर्सन को ये नहीं माना जाता कि उसके साथ भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। सोसाइटी में स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ से मुताल्लिक। लोग अक्सर सुपरस्टिशंस इसके साथ जोड़ने लगते हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई भी शख्स अगर जो ज़हनी तौर पर माज़ूर है, तो इसकी वजह कोई जिन्नात का साया, कोई जिन-भूत या उसके कोई ईमान कमज़ोर है या खुदा की तरफ से उसके ऊपर कोई कोई लानत है या कोई अज़ाब है, तो ऐसी बातें बनाकर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी सॉल्यूशन की तरफ कभी कोशिश नहीं की जाती उसकी तरफ। इसके अलावा जेंडर और मेंटल हेल्थ बिलीफ्स भी हैं कि अगर कोई मर्द है और उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसको एनकरेज नहीं किया जाता कि वो उसके लिए कोई मेडिकल सॉल्यूशन ढूँढे। बल्कि ऐसा बोला जाता है कि अगर वो मर्द है, तो उसको तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, उसको तो साथ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बस उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा हमारी सोसाइटी में एक अलमिया हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कभी कोशिश ही नहीं करते ढूँढने की, इनको सॉल्व करने की। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर। अब इन चीज़ों को अगर हमारी जो सोसाइटीज़ है, जैसे पाकिस्तानी सोसाइटीज़, जहाँ पर हम एक तो पहले ही हमारे पास साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारा मुल्क जिसकी आबादी आज 24 से 25 करोड़ है, वहाँ पर पहले ही 500 के करीब डेटा शो करता है कि सिर्फ़ लगभग 500 के करीब ही प्रोफ़ेशनल साइकियाट्रिस्ट हैं, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साइकोलॉजिकली डील करने के लिए मौजूद है। जिसकी वजह मेनली यही है कि लोग जो है वो
कोशिश ही नहीं करते साइकियाट्रिस्ट को उनकी तरफ जाने की, उनसे डील करने की, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की। तो ऐसे में हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर की मदद ले सकते हैं, जो कम खर्च भी है, जो एक्सेसिबल है, जिसकी वजह से हम एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्केल पर एक कम्युनिटी में जाकर हम उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर की वजह से हम चीज़ों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको ट्रीट कर सकते हैं मेंटली इन लोगों को एक कम्युनिटी के लेवल पर। इसकी वजह से हम जो अवेयरनेस देते हैं, तो उससे जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है वो भी कम होता है, जिससे चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं। ऐसे लोग मेंटली इल लोगों को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में फिर लेकर जाते हैं ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। तो ऐसे जो गरीब एनवायरनमेंट है, जो जो कम खर्च, जो ज़्यादा चीज़ें, महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या जो चीज़ें प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित होती है ऐसी सोसाइटीज़ के लिए। अब पाकिस्तान में ये मेंटल हेल्थ केयर की जो कम्युनिटी अप्रोच है, ये क्यों इतनी अहम है? जैसा मैंने बताया, डेटा शो करता है कि पाकिस्तान की जहाँ आबादी 24 करोड़ 240 मिलियन के करीब है, वहीं अलमिया ये है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी को डील करने के लिए, साइकोलॉजिकली डील करने के लिए, सिर्फ़ हमारे मुल्क में लगभग 500 के करीब ही साइकियाट्रिस्ट्स मौजूद हैं, जो डेटा शो करता है। इस वजह से इसी का काफ़ी वजूहात है। सबसे पहले तो लोग इसको, मैंने जैसे आपको बताया, इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, जिस वजह से लोग रुजू ही नहीं करते साइकियाट्रिस्ट के पास। हालाँकि डेटा ये भी शो करता है कि पाकिस्तानीज़ में हर 4 में से 1 शख्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार है। अक्सर ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के शिकार स्टूडेंट्स या ऑफ़िसेज़ में काम करने वाले या हाई बर्डन वाले लोग होते हैं, जैसे डेली वेजर्स, जो जिन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो, कोई भी ऐसे लोग, वो अक्सर ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं। पाकिस्तान क्योंकि 80% 70 60 टू 70% जो है वो रूरल एरियाज़ में पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, तो उनको एक्सेस ना होने की वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को उनको ठीक करने की तरफ कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर ऐसी सर्विसेज़ मौजूद ही नहीं है। द नीड फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। अब इस कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत क्यों है? जैसा हमने बताया, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर में हमारा फ़ोकस पूरी कम्युनिटी पर होता है, जिसमें हम कम वक़्त में, कम खर्च के साथ एक पूरी कम्युनिटी को, उसको बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसकी पाकिस्तान में ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास पहले ही मेंटल इलनेस का बहुत ज़्यादा बर्डन है। उस बर्डन को कम करने के लिए हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर की हेल्प ले सकते हैं। इसकी दूसरी वजह है स्टिग्मा और सोशल बैरियर्स। क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे लोग जो मेंटली इल हैं, वो अक्सर खुद को तनाव फ़ील करते हैं, वो खुद को अनोखा या अलग फ़ील करते हैं और उनको एक तो शर्म की निगाह से देखा जाता है। तो उसके खिलाफ हम एक अवेयरनेस कर सकते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर में, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ये भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन मौजूद है। इन्हें सुपरस्टिशंस या स्टिग्मा, ऐसी शर्म की निगाहों से देखना, ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। इससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर के ज़रिए। जैसा मैंने आपको बताया, एक तो पाकिस्तान में पहले ही अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, तो हम इस चीज़ से अवेयर कर सकते हैं हमारी इस बड़ी पॉपुलेशन को। जैसा आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की काफ़ी हद तक आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में है, तो उनके पास लिमिटेड एक्सेस है इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर, जिसका अक्सर गोल जो है, जो एम है, वो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी पर होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम मेडिकली बेनिफिट कर सकें। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट का, यूनिट नहीं, सब्जेक्ट का। हमारा सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आगे चलकर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन यूनिट्स की, इन वीडियोज़ की आप पावर पॉइंट स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको नोट्स भी मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम पीडीएफ फॉर्म में, जो आप वहाँ जाकर ईज़िली एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि हमारा ये सब्जेक्ट किस बारे में है।